नमस्कार स्टूडेंट्स। क्लास 10th का नेशनल अचीवमेंट सर्वे के गणित का जो प्रैक्टिस सेट है उसे हल करना शुरू करते हैं। यदि फ्री ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो हम टीचमिंट ऐप पर भी उपलब्ध हैं। 10th की क्लासरूम आईडी है 7532722159। इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल के साथ में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आप आइए इस पर। चलिए प्रश्न हल करना शुरू करते हैं। डीपीआई मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा प्रथम अभ्यास प्रश्न पत्र जारी किया गया है। इसके सारे प्रश्नों को आपको अच्छी तरह देखना है और स्वयं हल करने का प्रयास करना है। अब जानते हैं इसमें कुल 60 प्रश्न होते हैं और जिसे 2 घंटे में हल करना है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आप इन प्रश्नों को क्वेश्चन पेपर में ही सॉल्व करें। यहाँ पर हम इनको हल करना आपको सिखाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना है। प्रश्नों को किस तरह हल किया जाता है ये हमें पता होना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 324 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन क्या होगा? इसके लिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें इसका सूत्र पता होना चाहिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 324 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और गोले का आयतन का सूत्र हमें भी पता होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब। भाई ये पूछा गया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के मान से हम सूत्र पहले लिखेंगे और सूत्र लिखने के साथ जो 4 पाई आर स्क्वायर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है, इससे हम त्रिज्या का मान निकालेंगे, क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 324 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका जो फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इससे त्रिज्या की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। तो इस तरह त्रिज्या का मान आएगा 9 सेंटीमीटर। अब इस स्टेप को हल करें पहले, उसके बाद गोले का आयतन निकालना है। तो गोले के आयतन का सूत्र भी याद रखना होगा। आपको 2 सूत्र याद रखने, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का आयतन। और इन दोनों सूत्रों में आप देख रहे हैं इस गोले की त्रिज्या की आवश्यकता पड़ रही है। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए त्रिज्या की आवश्यकता पड़ती है। तो यहां पर आप त्रिज्या यानी आर का मान रख दें। आर का मान रखने के बाद में जब हम इसको हल करेंगे तो ये होगा 372 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो सही उत्तर होगा विकल्प ए, पहला। आगे बढ़ते हैं। किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसका आयतन 6160 स्क्वायर सेंटीमीटर है। उस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? लंबवृत्तीय बेलन आप जानते हैं इस तरह होता है, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है और इसका वॉल्यूम यानी आयतन भी दिया हुआ है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। जब भी कभी इस तरह के सिलेंडर या बेलन की बात आती है तो इसमें 2 चीज आंकड़े बहुत जरूरी होते हैं, एक इसकी त्रिज्या और दूसरा इसका हाइट, क्योंकि जितने भी चीजें निकाली जाती हैं उनमें इन 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। आधार का क्षेत्रफल आप जानते हैं ये वृत्तीय क्षेत्रफल है, यानी 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि आधार यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। और बेलन का आयतन दिया हुआ है 6160, तो बेलन का आयतन का सूत्र भी हम एक बार लिख लें, पाई आर स्क्वायर एच। और हमें जो याद करना है वो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका भी सूत्र हम लिख लें 2 पाई आर एच। तो ये चारों फार्मूले हमने यहाँ पर लिख लिए और जिनकी वैल्यू दी हुई है वो भी लिख लिया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम त्रिज्या निकालेंगे। पाई आर स्क्वायर जो आधार का क्षेत्रफल है, पाई आर स्क्वायर सूत्र और उसका वैल्यू रखें तो यहाँ से त्रिज्या का मान आएगा 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने त्रिज्या निकाली। अब इसके बाद सेकंड जो इसकी जरूरी बात है वो है हाइट, यानी कि ऊंचाई निकालना। ऊंचाई हम बेलन के आयतन के मान से निकालेंगे, यानी पाई आर स्क्वायर एच। इसमें एच दिया हुआ है तो त्रिज्या का मान हम पहले निकाल चुके हैं, यहाँ से हम हाइट निकालनी है। तो इस तरह इस कैलकुलेशन को बड़ी सावधानी से करें। तो इसका हाइट यानी ऊंचाई आएगी 40 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दोनों वैल्यू प्राप्त हमारे पास उपलब्ध है। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हम लिखें 2 पाई आर एच और आर और एच की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। तो इस तरह इसको जब हम सावधानी से हल कर लेंगे तो इसका सही आंसर आएगा 1760 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी विकल्प होगा दूसरा सही। तो स्टूडेंट्स इस प्रश्न को बड़ी सावधानी से हल कीजिए। आगे बढ़ते हैं। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर, एक ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर वाली ठोस गोलियां बनाई गई हैं। तो गोलियों की संख्या क्या होगी? आप थोड़ा सा इसका लॉजिक अच्छी तरह समझ लें। एक ठोस गोला दिया हुआ है बड़ा सा जिसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, इसको पिघलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाई गई और छोटी गोलियां 2-2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली है। तो ये जो बड़ा गोला है इसका आयतन और छोटी गोलियां इस सभी का आयतन बराबर होगा। बस ये लॉजिक हमें याद रखना है, आयतन बराबर होगा, क्षेत्रफल से हमें की तरफ नहीं जाना है, आयतन। तो जो बड़ा गोला है उसका आयतन बराबर होगा छोटी गोलियों के कुल आयतन के, यानी किसी एक गोली के आयतन का सूत्र लिख दें और साथ में उनकी संख्या का गुणा कर दें। संख्या ही तो पूछा है। और इससे क्या होगा,
कि त्रिज्या का मान तो दिया हुआ है, इसलिए दोनों त्रिज्याओं के मान हमने अलग अलग रखे हैं और बाकी चीजें कट जाएंगी तो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी 64। 64 गोलियां बनेगी साहब। विकल्प तीसरा सही। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न चौथा। किसी शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। शंकु कौन, हाइट दी है और रेडियस दिया हुआ है, शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु आप देख लें, शंकु इस तरह का होता है कौन, इसमें दो आंकड़े बहुत जरूरी होते हैं, एक त्रिज्या और दूसरा सीधे इसकी हाइट। तो शंकु का आयतन ज्ञात करना है, तो यहां पर ऊंचाई दी है, त्रिज्या दी है, तो पाई आर स्क्वायर एच अपान 3, ये सूत्र याद होना चाहिए तब ये प्रश्न बनेगा। तो इस तरह त्रिज्या का मान रख दें, ऊंचाई का मान रख दें, इसे सावधानी से हल करें। सावधानी से हल करेंगे तो उत्तर आएगा 528 क्यूब सेंटीमीटर। तो सही उत्तर होगा विकल्प तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वृत्ताकार चकती की त्रिज्या, वृत्ताकार चकती की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा मोटाई आधा सेंटीमीटर है। ऐसी 50 चकतियों को एक के ऊपर एक रखकर एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन बनाया गया है। उस प्रकार बने बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। एक चकती आप देख रहे हैं, इसकी कुछ मोटाई है आधा सेंटीमीटर और त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, राइट। ऐसी 50 चकतियां एक के ऊपर एक रख दीजिए तो इन चकतियों का एक लंबवृत्तीय बेलन बन गया साहब। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र रख दें, 2πr। 50 चकतियों की अब कुल ऊंचाई, भाई त्रिज्या तो दी है लेकिन ऊंचाई नहीं दी, तो ऊंचाई, एक चकती की ऊंचाई हमें पता है, तो 50 की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 50 गुणित 1/2 सेंटीमीटर यानी कि 25 सेंटीमीटर। और इस सूत्र में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र में आप मान रख दें और हल कर लें तो 1100 स्क्वायर सेंटीमीटर। विकल्प दूसरा सही। आगे बढ़ते हैं। समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल है। ये मूल हमें याद रखना, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, इसे याद रख लीजिए क्योंकि द्विघात समीकरण को हल करते समय भी इस समीकरण का इस्तेमाल भी किया जाता है, तो इसे आप अच्छी तरह याद रख लें भाई। अगला प्रश्न, x माइनस 2a, x माइनस a, x प्लस a, x प्लस 2a का माध्य सांख्यिकी का प्रश्न है। उसमें कुल जितने पद हैं, अब जानते हैं माध्य निकालने के लिए यानी एवरेज या औसत निकालने के लिए सभी पदों का योग में पदों की संख्या का भाग देते हैं। तो सभी पदों को आप जोड़ दें, जोड़ने के बाद आप देखेंगे कि सिर्फ इसको हल करेंगे तो x बचेगा। तो बहुत आसान है ये, बस सूत्र पता होना चाहिए। सॉरी, ऑप्शन पहला सही होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 8। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये संख्या पद्धति से प्रश्न लिया गया है, तो इसके लिए आप संख्या पद्धति, कितनी प्रकार की संख्या होती है, इनके कंसेप्ट को एक बार आप जरूर देख लें। सभी पूर्णांक एक पूर्णांक संख्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्णांक में धनात्मक संख्याएं आती हैं, शून्य होता है, लेकिन पूर्ण संख्या में सभी चीजें होती हैं। तो इस चीज को सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती। पूर्णांक, कुछ परिमेय संख्या पूर्णांक हो सकती हैं जिनका हर एक हो, लेकिन जिनका हर एक ना हो वो पूर्णांक नहीं होती है। तो दूसरा कथन है, ये भी गलत है। तीसरा कथन सही है भाई, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या सभी संख्याओं का समूह बना दिया जाता है, तो वही तो वास्तविक संख्या होती है, यानी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या का परिमेय संख्या होती है, नो, ये बिल्कुल नहीं। तो सही उत्तर तीसरा होगा। आप संख्या पद्धति में इनकी अवधारणाओं को एक बार फिर से देख लें, इनके कंसेप्ट को एक बार फिर से क्लियर कर लें। अगला प्रश्न त्रिकोणमिति से है। cos 30 cos 60 माइनस sin 30 sin 60 का मान है। तो त्रिकोणमिति कोणों के मान आप अच्छी तरह याद कर लें। सबसे पहले आप जानते हैं उसकी मेथड, साइन के मान याद रखने, साइन 0, 30, 45, 60 और 90। यदि इतने मान आपको पता हो गए तो बाकी सारी की वैल्यूज आप आसानी से निकाल सकते हैं। वो टेक्निक आपको पता होगी, आप उस चीज़ की प्रैक्टिस कर लें और यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। तो cos 30 का मान होता है √3/2, cos 60 का होता है 1/2, माइनस sin 30 का होता है 1/2 और sin 60 का होता है √3/2। ये दोनों सेम पद हो गए हैं, इसलिए इनको एक दूसरे से कट जाएंगे तो आ जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अगला प्रश्न, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। a -5 7, b -4 7, c -1 6 और d 4 5 एक चतुर्भुज की भुजाएं हैं। तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एक ग्राफ पेपर पर हमने इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे, निर्देशांक लिखे और इसका एक चतुर्भुज बनाया।
तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो सीधे चतुर्भुज का सूत्र रख दें, या फिर इसको दो त्रिभुज अलग अलग कर लें, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है। ABC त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल निकाल लें और ACD का क्षेत्रफल निकाल लें और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को अब जोड़ दें। तो ये लगभग इसी तरह बन रहा है, अब बनाकर देख लें। अब हम इसको हल करेंगे, तो हल करते समय ये जो सूत्र है, हमने चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र सीधा सीधा लिख दिया है। हल करते समय जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4, ये चूंकि धनात्मक भी है ऋणात्मक भी होते हैं, तो कोष्टक से बड़ी सावधानी से इसे लिखना पड़ता है, हल करना पड़ता है। तो आप इसे हल करके देखें आसानी से, चूंकि हमने हल किया हुआ है। थोड़ी भी कहीं गलती हुई तो आंसर गलत हो जाएगा। तो अंत में जब आप सावधानी से हल करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 72 वर्ग इकाई। चूंकि यूनिट यहाँ पर दी नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसा ही लिखेंगे। तो इसका विकल्प दूसरा सही होगा, 72 वर्ग इकाई। अगला प्रश्न, यदि tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 है तो cot थीटा किसके बराबर हो? तो त्रिकोणमितीय अनुपात हमें याद रखने चाहिए। tan cot एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो भाई tan की वैल्यू जब 3/4 है तो cot की वैल्यू 4/3 होगी। बस सिंपल सा आइडिया, बस इसी थोड़ा सा याद रखना है। तो ऑप्शन पहला सही है। आगे बढ़ते हैं। cos 45 इंटू sin 30 का मान है। यहां भी कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात हमें याद रखने हैं। इसके आधार पर इस प्रश्न को आसानी से हल किया जा सकता है। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√t और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो इन दोनों को हल करेंगे तो आएगा 1/2√2। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। tan 13 बराबर है। अब इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, प्लस थीटा माइनस थीटा, एक पूरी की पूरी इसके को याद रखना होगा। त्रिकोणमिति में जाकर आप इनको याद रखें। तो tan 13 का मान इनमें से क्या होगा, cot के स्टेप में क्या होगा, तो tan 90 माइनस थीटा के आधार पर हम निकाल सकते हैं। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है, तो tan 90 में से 77 माइनस करेंगे तो 13 तो आएगा। इस तरह होगा cot 77। तो इस तरह हमें ये वाले फॉर्मूले याद रखने, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब सांख्यिकी का प्रश्न आ गया। किसी पासे को एक बार फेंका जाता है, पासा आप जानते हैं डाइस, उसके ऊपर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, आप जानते हैं डाइस जो होती है पासा, उसमें 6 साइड होते हैं, 6 अंक होते हैं। तो पासे पर अंक कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य सिर्फ 3 संख्या है, 2 3 और 5। एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। इस बात को याद रखें, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। तो अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता यानी कुल 3 अभाज्य संख्या है और कुल संभावनाएं 6 है, तो 3/6 लिखेंगे। तो इस तरह इसको हल करेंगे, होगा 1/2, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 15 प्रश्न की ओर। प्राप्तांक दिए हुए हैं, इनकी बारमानता फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इनका माध्य निकालना है। तो आप इसको सीधे कॉलम में रखें या फिर रो में लिखें। प्राप्तांक लिख लें, बारंबारता लिख लें और फिर fx यानी कि दोनों का गुणनफल लिखें एक एक स्टेप्स का। 4 में 5 का गुणा किया 20, 6 दाम 60, 9 दाम 90, 10 दाम 70 और 15 में 8 का गुणा किया 120। अब इसके बाद इन सभी को जोड़ दें। सिग्मा fx की वैल्यू निकाले 360, तो जो सूत्र होता है माध्य बराबर सिग्मा fx अपान सिग्मा f। 360/40, इसको हल करेंगे तो आएगा 9, तो मध्य आएगा 9। ये सांख्यिकी के प्रश्न है, इनको आप हल करके देख लें। ऑप्शन तीसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 12 संख्याओं का माध्य 11 है। यदि 3 संख्याओं 2 5 और 6 को क्रमशः 6 5 और 2 से बदल दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? भाई इसको तो प्रश्न को हल करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पहले भी ये 3 अंक 2 5 6 थे और बाद में 6 5 2 हो गए। तो जब माध्य निकाला जाता है तो संख्याओं का योग में संख्याओं का कुल जितनी संख्या उनका भाग दे दिया जाता है। तो सर इनका क्रम बदला है, बाकी संख्याओं तो तीनों वही है। चलिए कोई नहीं, इसको हल भी करके दिखाते हैं। माध्य 11 आ रहा है, ऊपर में होता है संख्याओं का योग, इसमें संख्याओं का भाग दे दिया जाता है 12 संख्याएं, तो 2 5 6 और बाकी बची 9 संख्याओं का योग लिख दें। अब इनको हल कर दें, यानी 2 बदल गया 6 से, 5 बदल गया 5 से, 6 बदल गया फिर 2 से, तो बात तो वही हुई। ठीक, चलिए अगले सही उत्तर होगा विकल्प दूसरा। आगे बढ़ते हैं। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, भाई सिक्के कोई भी हो सकते हैं। तभी चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता,
इस प्रश्न को थोड़ी सी सावधानी से हल कीजिएगा, सिक्के पलटाएंगे, मैं थोड़ा सा घुमा दिया है। 3 सिक्के जब एक साथ उछालेंगे ना, तो तीनों में चित आने की क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या प्रायिकता है। अब जब आप 3 सिक्के एक साथ उछालेंगे तो कुल 8 संभावनाएं बन सकती हैं। तीनों में हेड आ सकते हैं, 2 में हेड, 1 में टेल, पहला हेड, दूसरा टेल, तीसरा हेड। तो इस तरह ऐसी कुल 8 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो 8 में से कोई एक पॉसिबिलिटी ही होगी जिसमें कि तीनों में चित आएगा, यानी कि 1/8। तो प्रायिकता क्या होगी? 1/8। सभी चित प्राप्त होने की प्रायिकता होगी 1/8, यानी विकल्प दूसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़े। 2 पासों की एक अकेली उछाल में 2 डाइस एक साथ उछालना है। एक द्विग, द्विग का मतलब दोनों पासों पर एक ही संख्या है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी। इस प्रश्न को थोड़ा सा सावधानी से समझ के हल कर पाएंगे। अब इसको समझिए थोड़ा सा। पहले पासे में 6 पॉसिबिलिटीज होती हैं और दूसरे पासे में भी कितनी पॉसिबिलिटीज इनके साथ में मैच करती हैं। यदि पहले में एक तो दूसरे में एक, हमको इसकी प्रायिकता निकालनी है। बाकी 5 हमारी ये संभावना तो होंगी, लेकिन उसकी प्रायिकता हमें नहीं निकालनी है। दूसरा, पहले पासे में दूसरा आता है, दूसरे पासे में दूसरा आता है, बाकी 5 संभावनाओं को हमें हटा देना है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि कुल कितने प्रकार की इवेंट हो रही है। 36 प्रकार की इवेंट हो रही है। पहली बार पलटा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 36। तो 36 में से सिर्फ 6 पॉसिबिलिटीज है जिसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। तो 6/36 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे, हो जाएगा 1/6। आंसर तीसरा सही होगा, विकल्प तीसरा सही। आगे बढ़ते हैं। अब समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्वेश्चन आ गए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। 5, 8, 11, 14 डैश 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 का 10वां पद है। तो इस तरह के समांतर श्रेणी या एपी के क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस, यानी कि सर्वांतर। सर्वांतर 2, कम से कम इसके लिए 3 पद आपके पास होने चाहिए, तब सर्वांतर हम कह सकते हैं कि अथेंटिक है। 8 - 5 या 11 - 8 = 3। तो अब 10वां पद, इसका सूत्र होगा a + n - 1 × d। पहला पद a जो है वो 5 है, n - 1 10वां पद निकाल, 10 1, कॉमन डिफरेंस है 3। इसको हल कर दें और तो हो जाएगा 32। तो आंसर पहला सही, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अब हल करके देखें इसको। अगला प्रश्न, 10, 6, 2 टेस्ट टेस्ट के प्रथम 16 पदों का योग। प्रथम 16 पदों का योग, प्रथम पद दिया है, कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। कॉमन डिफरेंस निकाल लिया और पहले 16 पदों का योग, या आप सूत्र लिखें पहले, ये सूत्र को याद रखना होगा, n/2 2a + n - 1 × d। 16 यहां पर सभी को वैल्यू पुट कर दें और इसको सावधानी से हल करें तो ये हो जाएगा -320। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन पहला, 16 पदों का योग होगा -320। आगे बढ़ते हैं। किसी एपी में ए का मान दिया हुआ है 7 - 7 - 2, डी का मान दिया हुआ है 3.6 और ए एन यानी कि एनवा पद दिया हुआ है 7.2। तो वो एनवा पद यानी कौन सा पद है, ये हमें निकालना है। चलिए हल करते हैं। ए का मान, डी का मान दिया हुआ है, एनवा पद निकालना है। तो एनवा पद, एक हम इसका आदर्श समीकरण लिख दें। एनवा पद का होता है a + n - 1 × d। तो एनवा पद की वैल्यू दी हुई है 7.2। पहला पद अब लिख दें n - 1, उसको ज्यों का त्यों रहने दें और कॉमन डिफरेंस d 3.6। इस प्रश्न को थोड़ा सा सावधानी से हल कीजिए, पक्षांतर कर लीजिए। पक्षांतर करने के बाद 3.6 = 14 + 0.4 + 3.6 को सॉल्व करेंगे, 18 हो जाएगा। तो यहां पर 18/3.6 आता है। इसको आप थोड़ी सी सावधानी से हल करें, सावधानी से हल करें, क्योंकि हर में दशमलव वाली संख्या आती है तो इसको आपको हटा देना है। तो ये हो जाता है 1/2। तो इसे आप सही तरीके से हल करेंगे, 1/2 आता है तो वो होगा 5। चलिए, तो इस तरह इसका ऑप्शन, जो पदों की संख्या है कुल 5, ऑप्शन दूसरा सही होगा। माफ कीजिए, यहाँ पर चौथे में हमने दूसरे में टिक कर दिया है, ये चौथा सही होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी समानांतर है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? 2 त्रिभुज हैं, सपोज करते हैं ये 2 त्रिभुज हैं। समानांतर का मतलब होता है समकक्ष भुजाएं और कोण समान होना। तो ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, ये ए बी सी पहला त्रिभुज, पी क्यू आर दूसरा त्रिभुज। तो समकक्ष समानांतर होने का मतलब ए के समकक्ष पी है, पी के समकक्ष क्यू है और सी के समकक्ष आर है। ऑप्शन देखिए कौन सा वाला सही है, बाकी सारे गलत है, चौथा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यदि A1 A2 A3 A21 तक वे AP में हैं, राइट, ये समांतर श्रेणी है, AP में है और इनका कॉमन डिफरेंस D है, तो A1 A5 A9 को होना चाहिए। इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? चलिए इसको कैसे हल करें। तो कॉमन डिफरेंस जनरली जो रेगुलर जो दो स्टेप होते हैं उनका डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है A1 पहला पद और सीधा फिर A5, तो इसको हल कुछ इस तरह हम कर सकते हैं। वैसे A5 में से A4 माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस जैसे कि पहले बताया है D होगा, A4 में से A3 D, यानी सभी के बीच में कॉमन डिफरेंस D आ रहा है, तो A1 से लेकर A5 तक का टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा? A5 में से A1 के बीच में 4D, तो इस तरह उसका कॉमन डिफरेंस 4D होगा, तो ऑप्शन तीसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। संख्याओं 4, 15, 19, 21, 6। अब इसकी माध्यिका निकालनी है, मीडियन निकालना है। आप जानते हैं मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले उन पदों को बढ़ते क्रम में लिखते हैं। बढ़ते क्रम में लिख दिए 4, 6, 15, 19, 21, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। यहाँ पर माध्यिका निकालते समय वहां पद वाली स्थिति बनती है, इसको सावधानी से देखना पड़ता है। कुल पदों की संख्या विषम है, इसलिए n+1/2 वहां पद, ध्यान रखिए वहां पद, यानी 5-1/2, यानी तीसरा पद। अब ध्यान दीजिए पहला पद 4, दूसरा 6, तीसरा पद 15, तो सही ऑप्शन क्या होगा? विकल्प दूसरा। आगे बढ़ते हैं। अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल है। अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय, एग्जाम्पल से करते हैं। सपोज कीजिए एक अशून्य परिमेय संख्या 2/7, एक अपरिमेय संख्या लेते हैं √2, इन दोनों का गुणा करेंगे तो जो फाइनली इसका प्रोडक्ट आएगा यानी गुणनफल आएगा वो भी अपरिमेय ही होगा। ये बात आप हमेशा याद रखें। ऑप्शन पहला सही। अगला प्रश्न, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक त्रिज्याखंड AOB है, जो वृत्त के केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करता है। इस त्रिज्याखंड का सेंटीमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल होगा। कितना क्षेत्रफल होगा? कुल क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन 360 डिग्री के साथ निकालना है, तो 45 डिग्री यहाँ पर जो कोण बन रहा है, अंतरित कोण हो रहा है त्रिज्याखंड में, उसका क्षेत्रफल कितना? तो आपको उसको कुछ इस तरह हल करना होगा। 360 जितने का अंतरित कोण का क्षेत्रफल निकालना है, उसके आधार पर हमें वो हल करना होता है। तो इसका आंसर आएगा 2π। इस प्रश्न को थोड़ा सा सावधानी से हल करें, अच्छी तरह नोट कर लें और इसको ऑप्शन दूसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। रैखिक समीकरण युग्म, इसमें 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो पहले तो इनको दोनों समीकरणों को एक जैसी पोजीशन में समीकरण बनाने होंगे और इन शर्तों को याद रखना होगा। आप देखते होंगे इस तरह के जो समीकरण होते हैं उसमें जब हम इन्हें हल करते हैं तब इस तरह की 4 स्थितियां बनने की बात कही गई है। कोई हल नहीं होता, सिर्फ एक अद्वितीय हल होता है, सिर्फ 2 हल होते हैं और अनेक हल होते हैं। तो यदि ये वाली सिचुएशन बनती है A1/A2 = B1/B2 डज नॉट = C1/C2, यानी तीसरा पद यदि बराबर नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसको चेंज कर लेना है। यदि ये स्थिति बनती है तो इसका अर्थ होता है कि इसका कोई हल नहीं, तो ये स्थिति है यहाँ पर, तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। किसी द्विघात समीकरण के मूल 1 और 3 है तो वह समीकरण क्या होगा? इसे आप इस तरह हल करें, अल्फा और बीटा मानते हैं, तो ये इसका ऑप्शन दूसरा सही होगा। आप इसको अच्छी तरह समझ लें। आगे बढ़ते हैं। 29, 8, 3 ऋण 2 का nवां पद, कॉमन डिफरेंस तो पहले निकालना ही होगा। कॉमन डिफरेंस निकाले ऋण 5, अब nवां पद निकालना है। जब हम इसको हल करेंगे तो 13 ऋण 5n आएगा, यानी विकल्प तीसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि संख्या 2, 7 और K4 ये 3 रेगुलर संख्या है AP में, तो K का मान, तो K का मान कैसा? कॉमन डिफरेंस आप सोच लें, कॉमन डिफरेंस तो बराबर होगा ना, यदि AP है तो 7 ऋण 2 बराबर होगा K+4 में से 7 घटाएंगे उसके, तो बस इसी के आधार पर आप K की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ऑप्शन चौथा सही होगा। तो दोस्तों अभी हमने 30 प्रश्न हल किए, हम सेकंड पार्ट भी इसका लेकर आ रहे हैं, तो सारे प्रश्नों को आप हल कीजिए ताकि आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह समझ पाएं और आपको जब प्रैक्टिस सेट होगा उस समय भी हल कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद अस। जय हिंद।